गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस डिफेंस एकेडमी पिलानी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो मैथ्स के अंदर आज बेसिक से कोई टॉपिक क्लियर करते हैं। पिछले टॉपिक में हमने एक दो क्वेश्चन कराए थे, वो ऐसे कराए थे क्योंकि वो हमारा फर्स्ट वीडियो था। बात क्लियर है? तो आज अपन इसके अंदर बेसिक से कोई भी एक टॉपिक अपन लेते हैं और उसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हुए पढ़ना है। बात क्लियर है क्या? देखो भाई, तो सबसे पहले मैं आपको 11th लेवल के जो टॉपिक हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले नंबर पे हमारे पास में जो टॉपिक होता है वो होता है लोगरिथम फंक्शन। कौन सा फंक्शन? लोग फलन, है ना। तो इसको क्लियर करते हैं। दूसरा जो है हमारे पास में चरघातांकी है, चरघातांकीय फलन। कौन सा फलन? चरघातांकीय, जैसे e की पावर x है, a की पावर x वगैरह है, ये वाली। तीसरे नंबर पे जो हमारे पास में टॉपिक है लॉग फलन है, चरघातांकीय फलन है। तीसरे नंबर पे हमारे पास में कॉम्प्लेक्स यानी कि सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। चौथे नंबर पे हमारे पास में टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम। कौन सी थ्योरम? बाइनोमियल थ्योरम यानी कि द्विपद प्रमेय। कौन सी प्रमेय? द्विपद प्रमेय। इसके बाद में हमारे पास में फोर्थ टॉपिक अपन हो सकता है हमारा लिमिट्स यानी कि सीमाएं। बात क्लियर क्या? लिमिट्स है, बाइनोमियल थ्योरम है, सम्मिश्र संख्याएं हैं, चरघातांकीय है, लॉग फलन है। सिक्स्थ हमारे पास में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कि द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण 11th के टॉपिक। इसके बाद में हमारे पास में और भी 11th के टॉपिक बहुत सारे बचते हैं जो हमें क्लियर करने हैं। त्रिकोणमिति है, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति जो होती है ये सबसे बड़ा टॉपिक रहता है। त्रिकोणमिति के अंदर देखो सामान्य त्रिकोणमिति, जो इसके समीकरण वगैरह है, जो इसके समीकरण वगैरह है, इसमें हमारा दूसरा टॉपिक है त्रिभुज के गुणधर्म, त्रिभुज के गुणधर्म। इसके अंदर तीसरा टॉपिक हमारा व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल यानी कि जनरल सॉल्यूशन। इसके अंदर चौथा टॉपिक हमारे पास में आता है, सबसे पहले त्रिभुज के गुणधर्म हो गए, व्यापक हल हो गया जिसको जनरल सॉल्यूशन बोला जाता है, सामान्य समीकरण हो गए, ठीक है। इस पे ट्रिक बेस्ड कुछ क्वेश्चन होंगे वो भी अपन करेंगे। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी इसके अंदर होता है, लेकिन वो अपन कहां पढ़ेंगे? 12th वाले टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, 12th स्टैंडर्ड वाले में। बात क्लियर है क्या? इसके अलावा 11th के अंदर और हमारे पास में क्या बचता है? 2D। अब 2D के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले 2D के अंदर वर्त, परवलय, दीर्घवृत्त, अतिपरवलय, आयतीय अतिपरवलय, सरल रेखाएं। बात क्लियर क्या? तो ये जितने भी 11th के जो टॉपिक्स हैं पहले इनको क्लियर करेंगे अपन। तो कोई भी एक टॉपिक आज अपन स्टार्ट कराते हैं। इसके अंदर देखो आज सम्मिश्र संख्या अपन स्टार्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर हमें क्या ध्यान देना है कि कोई भी जो नंबर होता है, आपने बहुत सारे, देखो एक नंबर ही है ये, और आप 9th क्लास से कोई ना कोई नंबर पढ़ते आ रहे हो। सबसे पहले आप क्या पढ़ते आ रहे हो भाई? प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक नंबर, यस और नो। दूसरे नंबर पे आप पढ़ते आ रहे हो जैसे वास्तविक है, वास्तविक के बाद में आप पढ़ते आ रहे हो प्राकृतिक है, वास्तविक है, पूर्णांक है। फिर आप पढ़ते आ रहे हो पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण और पूर्णांक अलग अलग बात होगी। तो पूर्ण होगी, पूर्णांक होगी, वास्तविक होगी, प्राकृतिक होगी, सम, विषम, सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। तो ये सब आप पढ़ रहे हो। देखो प्राकृतिक, वास्तविक, पूर्णांक, पूर्ण, सम, विषम, सहभाज्य, भाज्य, अभाज्य और ये बहुत सारे नंबर आप पढ़ चुके हो। लेकिन आपके लिए इसके बाद में एक नंबर हमारे पास आता है काल्पनिक। बात क्लियर है क्या? काल्पनिक संख्याएं। तो काल्पनिक संख्याएं, इतनी सारी संख्याएं हमारे पास में हो गई, प्राकृतिक, वास्तविक, पूर्णांक, पूर्ण, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, सह अभाज्य, सब है। इसके बाद में काल्पनिक संख्याएं। देखो सम्मिश्र संख्या पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि काल्पनिक संख्या क्या होती है, फिर उसके बाद नंबर आएगा सम्मिश्र संख्या का। तो काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर क्या होती है? इमेजिनरी नंबर होता क्या है? बात क्लियर है क्या? देखो इमेजिनरी नंबर क्या होता है पहले ये समझो। काल्पनिक संख्याएं,
ऐसी संख्याएं जिनकी केवल कल्पना की जा सकती है, जो एक्चुअली में जिनका अस्तित्व नहीं होता, वास्तव में जो नहीं होती। तो काल्पनिक संख्या जैसे कि नाम से ही दिख रहा है, जिनकी केवल कल्पना कर सकते हैं, वास्तव में नहीं होती। मतलब इसको आप अपन ग्राफ के अंदर शो नहीं कर सकेंगे 2D के अंदर। तो देखो भाई, जब भी किसी नंबर का, नेगेटिव नंबर का रूट लेते हैं, ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या कहलाता है? काल्पनिक संख्या कहलाता है। बात क्लियर है क्या? ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल को काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे √-2, √-1, √-3, √-4, √-6, √-5, √-16, ये सभी क्या हैं? काल्पनिक संख्याएं हैं। ये सभी संख्याएं क्या हैं? काल्पनिक संख्याएं हैं। तो काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल को काल्पनिक संख्या कहते हैं। बात क्लियर है? तो समिश्र संख्या पढ़ने से पहले काल्पनिक संख्या को थोड़ा और क्लियर करो, और ज्यादा बेसिक से अपन इसको पढ़ते हैं। देखो मैंने क्या कहा कि सबसे पहले √16 है, जैसे कि √16, तो मैंने कहा √16 के दो मान हो गए, +4 और -4। √16 के क्या मान हो गए? +4 और -4। मैं क्या कह रहा हूं, √16 को आप सोल्व कर सकते हो, यानी इसके दो मान होंगे +4 और -4। लेकिन मैंने आपको कह दिया √-16 इसके क्या मान होंगे? क्या इसको सोल्व कर सकते हैं? क्या इसका मान जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा, अस्तित्व होगा क्या? तो मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। ये एक √16 का मान अस्तित्व में होता है, ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं मिलेगा। आप इसको संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर सकते हो, इसको सोल्व कर सकते हैं। मैं इसका रीजन बताऊंगा कि +4 और -4 क्यों होता है। मैं कह रहा हूं √-16 को कोई अस्तित्व नहीं होता, इसको आप नहीं कर पाओगे सोल्व। क्यों नहीं कर पाओगे? इसका एग्जिस्टेंस क्यों नहीं होता? इसका रीजन आप देखो। इसे काल्पनिक संख्या क्यों कहते हैं? काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं जिनकी केवल कल्पना की जा सकती है, जो वास्तव में नहीं होती। तो मैं इसका रीजन बता रहा हूं, √-16 का कोई हल नहीं है। क्यों नहीं है? इसका रीजन, और √16 का क्यों है? इसका रीजन। तो पहले बात क्लियर देखो, मैंने क्या कहा, √16 को आप सोल्व कर सकते हो। बात क्लियर है क्या? तो मैंने इसका सॉल्यूशन के लिए माना √16 का कोई ना कोई मान आएगा, मैंने उस मान को क्या मान लिया? x मान लिया। अरे बात क्लियर है क्या? मेरे को √16 को सोल्व करना है, और उसको मैंने क्या मान लिया? x मान लिया। बात क्लियर है? ठीक है। अब मैं रूट हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग कर देता हूं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं। देखो क्या होता है कि थोड़ी बदमाशी ज्यादा कर रहा है, इसलिए जो रूट है ये यहाँ पे डिजाइन बना रखा है, तो मैं इसकी डिजाइन को क्या कर देता हूं, अभी इसके प्रॉब्लम क्रिएट करता हूं, ठीक है ना। तो मैं दोनों तरफ क्या कर दिया, मैंने दोनों तरफ वर्ग कर दिया, है ना, टेकिंग बोथ साइड होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x का स्क्वायर और देखो √16 का स्क्वायर करेंगे, तो इस स्क्वायर से ये जो रूट है जड़ गया क्या? बात क्लियर है भाई। तो x² बराबर क्या होगा? 16 होगा। ठीक है, इसको आप इधर लाओ, थोड़ा सा चिन्ह सा इधर लाओ, इसको x² - 16 बराबर 0। अब एक सरल समीकरण होती है a² - b² बराबर 0। आप इसको क्या लिख सकते हो? a - b × a + b बराबर 0। अरे सीधी सी बात ये है कि अगर घात सम है, सम 2 4 6, तो उनकी आधी कर दो। 2 का आधा क्या होता है? 1। तो देखो एक टिक लगा दी, एक बार बीच में माइनस, एक बार बीच में प्लस। बात क्लियर है क्या? तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? x² - 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्या बोलो? अब मैंने क्या देखा, a² - b² प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ। दोनों के बीच में माइनस और दोनों के बीच में प्लस बराबर 0। बोलो, बात क्लियर है क्या? अब आपने क्या देखा, एक बार तो x - 4 बराबर 0 और एक बार x + 4 बराबर 0। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, x - 4 बराबर 0 से x बराबर 4 आ गया, x + 4 बराबर 0 से x बराबर -4 आ गया। अरे तो x के कितने मान आ गए? 2 मान आ गए, एक तो +4 आ गया और एक -4 आ गया। तो मैंने क्या कहा, √16 के 2 मान हो गए, +4 और -4। लेकिन ये फंक्शन पे डिपेंड करता है, फलन पे, कि फलन किस से किस में परिभाषित है। तो ज्यादा डीप नहीं पढ़ेंगे। फिर आप ये देखो कि √16 को आपने सोल्व कर दिया, इसका मान अस्तित्व में आएगा, +4 और -4 आप कह सकते हो। ऐसे √4 + 2 और -2 आप कह सकते हो। लेकिन मैंने कहा, अरे अंडर के अंदर ऋणात्मक संख्या है और वर्गमूल के अंदर, अंडर के अंदर अगर ऋणात्मक संख्या आ जाती है तो उसे क्या बोलेंगे? एक काल्पनिक संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? काल्पनिक संख्या बोलेंगे। और जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका रीजन देखो। इसको तो जैसे तुमने सोल्व कर दिया कि +4 और -4 आंसर है, मैं कह रहा हूं कि इसका सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? इसका रीजन देखो, देखो तुम्हारे सामने। मैं इस साइड में इसको रख कर दूं क्या, या उधर अपने पास जगह बच रही उधर देख लो।
तो अब मैं इसको करना चाहता हूं, जैसे मैंने प्रूव किया कि अंडर रूट 16 को सोल्व कर सकते हैं, इसका मान +4 -4 है, मैं कहूंगा अंडर रूट 16 अंडर रूट में -16 को नहीं कर पाएंगे सोल्व। क्यों नहीं कर पाएंगे, इसका रीजन देखो, मैंने क्या किया, मान लिया कि इसको सोल्व कर सकते हैं, तो इसको भी x मान लिया है ना, से ऐसा मैंने कहा। बात क्लियर है क्या, बोलो ठीक है। अब मैंने इसका सॉल्यूशन मान लिया, तो इसको सोल्व कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, टेकिंग बोथ साइड होल स्क्वायर, तो दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे और ये बात ऐसे आगे। बात क्लियर है क्या। अब ये माइनस का 16 इधर ले जाते हैं, किसका हो जाएगा, प्लस का। अब मैं इस पे से लिख सकता हूँ क्या, x² + 4 का स्क्वायर बराबर 0। अब देखो यहाँ गौर करने के लायक बात है, आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो, आप टॉपिक को डीप से पढ़ो, आप है ना क्वेश्चन के अंदर उससे ये जवाब मांगो कि ऐसा क्यों। तो मैथ्स के अंदर दो ही बात होती है कि क्यों का जवाब अगर आपको मिल जाएगा, आपके मैथ्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होने लग जाएंगे। इसमें ट्रिक भी बताएंगे आपको, टॉपिक पूरा क्लियर करेंगे, कोई छोटा टॉपिक नहीं है, कोई भी छोटी से छोटी चीज इसके अंदर मैं नहीं छोड़ूंगा। आप इसके नोट्स बना सकते हैं, आराम से किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं देखो छोटी सी बात आपको समझा रहा हूं, और वो भी इतना ज्यादा डीप के अंदर कि काल्पनिक संख्या अंडर रूट के अंदर नेगेटिव कोई नंबर आ जाता है तो उसको सोल्व नहीं कर पाएंगे, उसका एग्जिस्ट, उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होगा। इसका रीजन बता रहा हूं कि क्यों नहीं होगा। तो देखो भाई, यहाँ पे हमारे पास में क्या आ गया, x² + 4 का स्क्वायर बराबर 0 आ गया। यहाँ पे x² - 4 का स्क्वायर बराबर 0 था, वहां से वो निकाल लग गई आइडेंटिटी, लग गई आइडेंटिटी, और इसको सोल्व कर दिया। लेकिन मैं कह रहा हूं a² + b² बराबर 0 हो ही नहीं सकता। a² + b² बराबर 0 कब होगा, यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि a बराबर b बराबर दोनों ही 0 तो ही होगा। यानी कि दो अलग अलग संख्याओं के वर्गों का योग 0 तभी होता है जब दोनों ही 0 हो। बात क्लियर है क्या। मैंने क्या कहा, a² + b² बराबर 0 होगा ही नहीं, यदि और केवल तभी होगा जब दोनों ही 0। मान लो a का मान भी 0, b का मान भी 0, तो ही 0 होता है, अदरवाइज ये 0 नहीं होता। क्यों नहीं होता, अरे घात क्या है, सम है, और घात सम जो होती है वो किसी भी संख्या को माइनस छोड़ेगी नहीं, हर चीज को पॉजिटिव बना देती है। तो ये जो घात सम होती है, ऐसा सम होता है जिसके अंदर नेगेटिव आदमी जाए, कितना बिगड़ा हुआ आदमी जाए, बाहर पॉजिटिव होके निकलेगा। बात क्लियर है क्या। अरे जैसे आपने क्या लिखा, मान लो प्लस के 2 की स्क्वायर और प्लस में माइनस के 2 की स्क्वायर, 0 बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, ये भी प्लस आ जाएगा और ये भी प्लस आ जाएगा, तो 8 आ गया, 0 का बना। अरे नहीं बनाना, नहीं बनेगा। 0 तब बनता जब यहाँ पे माइनस होता और यहाँ पे तो प्लस है। अरे बात क्लियर है क्या। तो अंदर जैसे माइनस रख दो, जैसे प्लस रख दो, जब तक एक नेगेटिव एक पॉजिटिव नहीं आएगा 0 बनाएगा नहीं। अरे बात क्लियर है क्या। तो हमने क्या कहा, अब देखो a² + b² बराबर 0 कब होता है, जब a भी 0 और b भी 0, दोनों 0 होने चाहिए। चलो मैंने कहा ये 0 है भाई, इसके अकॉर्डिंग 0 आया। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपका देखो ये वाला भी 0 होना चाहिए और ये वाला भी, यानी कि x भी 0 होना चाहिए, और देखो स्क्वायर छोड़ के क्या बचा, 4 भी 0 होना चाहिए, b² छोड़ के x भी 0, स्क्वायर छोड़ के 4 भी 0, स्क्वायर छोड़ के a भी 0 होना चाहिए, स्क्वायर छोड़ के b भी 0, तभी होएगा। अब देखो स्क्वायर छोड़ के चलो x तो 0 हो गया, अरे तो भाई साहब स्क्वायर छोड़ के 4 कहां से 0, आपने तो गणित ही फेल कर दी, 4 बराबर 0। अरे बात क्लियर है क्या। तो यहाँ 4 0 हो नहीं सकता, यानी कि ये वाला भी नहीं लग रहा, a बराबर b दोनों ही 0 नहीं है। तो आपने क्या कहा, अब आप इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे, यानी अंडर रूट -16 की कोई फिक्स वैल्यू आप नहीं बता सकते किसकी आएगी। हाँ कई मान लो जाता है वो बोलेंगे सर इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 आइटा, अरे तो दे डाटो एक बार 4 आइटा ही बताऊंगा क्या है। ये जो आइटा है ये क्या है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। बात क्लियर है क्या। ठीक है, तो फिलहाल आपने क्या सीखा कि अगर स्क्वायर रूट वर्गमूल के अंदर पॉजिटिव संख्या है उसको आप सोल्व कर सकते हो, इस प्रकार से उसके सॉल्यूशन आ सकते हैं। लेकिन वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक संख्या है तो उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये क्यों का जवाब मैंने आपको दिया है। चलो थोड़ा सा और टॉपिक क्लियर करते हैं, आगे देखते हैं। देखो भाई नेक्स्ट, अब बात आती है कि सर ये सोल्व किसकी वजह से नहीं हो रहा, मतलब कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव जो संख्या है वो सोल्व किसकी वजह से नहीं हो रही। तो देखो आप डॉक्टर के पास जाते हो, सबसे पहले आप उसको क्या बताते हो कि मेरी ये प्रॉब्लम है। ऐसे तो है नहीं, आप देख कैसे बताते हो, तू डॉक्टर के नाम को तू बता दे कि बीमारी है, ऐसे आप नहीं कहते हो। तो मतलब कि आपको सबसे पहले क्या होता है, प्रॉब्लम पता होनी चाहिए कि प्रॉब्लम कहां है, उस प्रॉब्लम को दूर करो। मैंने क्या किया, देखो भाई अंडर रूट -1 है ना, अंडर रूट -2 है, अंडर रूट -3 है, अंडर रूट -4 है, अंडर रूट -5 है। इसमें प्रॉब्लम को ढूंढूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1 × अंडर रूट -1, इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, अंडर रूट 2 × अंडर रूट -1। अरे बात क्लियर है क्या। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, -3 × 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या,
4 इंटू -1, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 5 इंटू -1। अब इसको और ऐसे लिख सकते हैं क्या √1 इंटू √-1, √2 इंटू √-1, √3 इंटू √-1, √4 इंटू √-1 एंड √5 इंटू √-1। ऐसा लिख सकते हैं क्या? बोलो बात क्लियर है क्या? ऐसे और भी ले सकते हैं, कितने के लेके दिखाएं कहीं तो थोड़ा सा सब्र करना ही पड़ेगा। बात क्लियर है क्या? इसमें इतने में समझो। अच्छा आपने क्या देखा, इस चीज को आप जानते हो √1 का मान एक होता है, संख्या रेखा पे इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। जो रियल नंबर जो ये होता है ना नंबर लाइन, इस पे कहीं ना कहीं आएगा, आप इसको प्रदर्शित कर सकते हो क्या? यानी √1 को सोल्व कर सकते हो, आपको पता है रियल नंबर है, इसको सोल्व कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। इसका वैल्यू क्या होती है बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं। इसको सोल्व कर सकते हो, बिल्कुल इसको भी कर सकते हैं, यानी सबको सोल्व कर सकते हैं। अच्छा किसको नहीं कर पा रहे हो? अंडर रूट के अंदर जो माइनस की संख्या है उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा देखो भाई √-1 था, ये √-1, √-2 में को किसकी वजह से सोल्व नहीं कर पा रहे? √-1 की वजह से। इसको किसकी वजह से? √-1 की वजह से। इसको किसकी वजह से? √- की वजह से। और इसको भी किसकी वजह से? √-1 की वजह से। तो आपने क्या देखा, आगे जो भी संख्याएं आएंगी वर्गमूल के अंदर जो भी नेगेटिव संख्या आएगी वो किसकी वजह से सोल्व नहीं कर पा रहे? √-1 की वजह से सोल्व नहीं कर पा रहे। तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत √-1 में है। कहाँ है? √-1 में। यानी कि इस √-1 का आपको कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। अरे बात क्लियर है क्या? आपको समझ में आ गया? भाई कौन सोल्व नहीं होने दे रहा इसको? कौन ऐसी बीमारी है जो इसको सोल्व नहीं होने दे रही? √-1 सोल्व नहीं होने दे रहा, इसमें √-1 दिक्कत कर रहा है, सब में करना है। बात क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो एक मैथमेटिशियन था आइलर। कौन था भाई? आइलर नाम का एक मैथमेटिशियन आया, ठीक है 1703 में। ये जो मैथमेटिशियन था आइलर, तो इस आइलर ने क्या किया, ये √-1 को आयोटा सिंबल दिया इसको। उसने क्या किया, √-1 को आयोटा बोल दिया। क्या बोल दिया? आयोटा। तो इस आई को क्या बोलेंगे अपन? आयोटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आयोटा। तो ऐसा किसने कहा? आइलर ने। तो आइलर ने √-1 को क्या बोल दिया? आयोटा बोल दिया। और उसने इसको सोल्व करने की कोशिश करी, सफल कोशिश की मैं तो ये कहूंगा। तो अब यहाँ पे उसने क्या किया, √1 इंटू आयोटा, इसको उसने क्या बोल दिया देखो √2 आयोटा, √3 इंटू √-1 को क्या बोल दिया? √3 आयोटा। अरे √-1 किस क्या रख रहा हूँ? आयोटा। √4 आयोटा यानी कि 2 आयोटा, √4 की वैल्यू 2, इसको क्या बोल दिया? √5 आयोटा। अच्छा आयोटा रखने से क्या दिक्कत कम हुई? √-1 गायब हो गया। बात क्लियर है क्या? अरे इसका मतलब ये नहीं है कि ये भी एग्जिस्ट होगा। आप बोलोगे सर √-1 को गायब कर दिया तो क्या √2 आयोटा का सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा? क्या बता सकते हैं? बता तो अब भी नहीं सकते, लेकिन शक्ल चेंज कर ली और ये शक्ल थोड़ी ज्यादा सुंदर लग रही है इस नाम से। अरे बात क्लियर क्या? तो इसने क्या किया, नई कॉन्सेप्ट क्लियर किया, नई मैथ्स के अंदर एक नई इसने चैप्टर बनाया, नई इसने टॉपिक हमारे सामने हमको दिया। तो आइलर ने √-1 को क्या नाम दे दिया था? आयोटा। बात क्लियर क्या? और इसकी वजह से √-1 हट जाता है, आयोटा अपन लगा देते हैं। अब आइलर ने और हमें क्या समझाया उसके बारे में देखो भाई, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके अंदर। अब आपके पास दो बात क्लियर होगी। कौन सी बात? अब समिश्र संख्या बताता हूं थोड़ी सी। सबसे पहले क्या क्लियर हो गई देखो, वास्तविक संख्या तो आप जानते हो, वास्तविक अरे धरातल पर जमीन पर रहकर जिन संख्याओं की बातें करते हैं जो वास्तव में आप बता सकते हो कहां मिलती है, -∞ से +∞ के बीच में जो भी होते हैं उनको वास्तविक संख्याएं कहते हैं। -1 -2 0.111 जो भी है, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहते हैं। मैं आपको ऐसा कहूं, एक थैला ले, एक थैला, ठीक है, उस थैले के अंदर सारी संख्याएं डाल दूं मैं, √2 माइनस की प्लस की 0. सारी जितनी भी है वो सारी संख्याएं मैं इसके अंदर डाल दूं, लेकिन जो वो संख्या डाल दूं जिन जो संख्या रेखा पर उपस्थित होती हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या बोलेंगे। अब मैंने आपको क्या बताया? काल्पनिक संख्या। क्या बताया? काल्पनिक। देखो नाम में काल्पनिक नाम आया, इमेजिनरी, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर्स। अरे जिनकी केवल इमेजिनेशन की जा सकती है, जिनकी केवल कल्पना की जा सकती है, जो वास्तव में नहीं होती है, उन्हें काल्पनिक संख्याएं कहेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या समझाया है, अंडर रूट के अंदर माइनस की संख्याओं को काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। अंडर रूट के भीतर माइनस की संख्या जब मैंने काल्पनिक संख्या बोला, ठीक है। अब देखो आपकी दो बातें क्लियर है, काल्पनिक और वास्तविक। तो सम्मिश्र संख्या किसे कहेंगे? देखो भाई ये क्या होता है? जोड़ होता है। क्या होता है? जोड़। किसका जोड़? वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं का, वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं का जोड़ होता है। जोड़ की जरूरी नहीं है, घटाव भी कह सकते हैं। जोड़ का तात्पर्य मतलब कि मिला के है। अरे बात क्लियर है क्या? ठीक है।
तो वास्तविक एवं काल्पनिक संख्याओं का जो मिश्रण होता है, जो मिलन होता है, उसे सम्मिश्र संख्या कहते हैं। जैसे a कोई वास्तविक है और b कोई काल्पनिक है, आयोटा लगा दिया मैंने, तो उसे सम्मिश्र संख्या बोलेंगे। तो z बराबर a प्लस आयोटा b, इसको क्या पढ़ेंगे, z बराबर a प्लस आयोटा b। बोले सर a के आयोटा नहीं लगाया, तो ये कौन सा भाग है, वास्तविक, और ये वास्तविक भाग है, कौन सा भाग है, वास्तविक भाग, और जिस पे आयोटा लगा है वो कौन सा भाग है, वो आपका है काल्पनिक भाग। अच्छा काल्पनिक भाग क्यों बोला, अरे थोड़ी देर पहले बताया था मैंने अंडर रूट माइनस 1, अंडर रूट माइनस 2, अंडर रूट माइनस 3, इसको क्या बोलेंगे 1 आयोटा, इसको क्या बोलेंगे अंडर रूट 2 आयोटा, इसको क्या बोलेंगे अंडर रूट 3 आयोटा। तो आयोटा लग जाता है तो वो काल्पनिक हो जाता है, क्या हो जाता है, काल्पनिक। तो किसके मिश्रण को, वास्तविक एवं काल्पनिक संख्याओं के मिश्रण को सम्मिश्र संख्या बोलेंगे। यानी कि z बराबर a प्लस b आयोटा जो होगी इस फॉर्म में, ऐसी शकल जिस नंबर की होगी, जिस संख्या की होगी, वो नंबर क्या कहलाएगा, सम्मिश्र संख्या कहलाएगा, जिसे z से निरूपित करते हैं। z से बड़े क्लास वगैरह में अपन जाएंगे, बीएससी वगैरह या हायर मैथमेटिक्स में अपन जाते हैं, एमएस वगैरह में, तो वहां कॉम्प्लेक्स को c भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, c। तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को c से भी डिनोट कर सकते हैं, z से भी डिनोट कर सकते हैं। बात क्लियर है क्या, ठीक है। अब सबके बाद में हमारे पास आता है इस टॉपिक को, अब यहाँ से स्टार्ट करना, आपको नोट्स बनाने हैं, यहाँ से काल्पनिक संख्याओं से बनाने हैं आपको, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात, सम्मिश्र संख्या आपने सीखी, साथ साथ आप रिमाइंड करते जाओ और बोलते जाओ कि सम्मिश्र संख्या किससे निरूपित करते हैं, z से। किस फॉर्म में होती है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होती है। अच्छा ये कौन सा पार्ट होता है, रियल पार्ट ऑफ z। अरे बात क्लियर है क्या, इनको शॉर्ट में कैसे, अरे जैसे शाहरुख खान नाम हो गया, शाहरुख खान, बात क्लियर है क्या, शाहरुख खान। अब इसको क्या बोलते हैं, SRK। अरे बात क्लियर है क्या, SRK, तो शॉर्ट फॉर्म होगी। तो वैसे यहाँ पे क्या किया कि रियल, इसको क्या बोलेंगे, वास्तविक भाग, उसको शॉर्ट में अपन ने क्या बोल दिया, रियल पार्ट ऑफ z। यानी कि z क्या है, सम्मिश्र संख्या, और ये कौन सा भाग है उसका, उस सम्मिश्र संख्या का रियल पार्ट है, उसका वास्तविक भाग है। और ये उसका कौन सा भाग है, इमेजिनरी पार्ट को, z का कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट। अब बात आई आयोटा की, किसकी बात, तो मैंने बोल दिया आयोटा की बात। किसकी बात करते हैं भाई, आयोटा की बात। सुनिएगा कभी आयोटा की, अरे प्रधानमंत्री की बात भी सुनते हो, मन की बात, तो आज आयोटा की बात सुनो तुम, आयोटा की बात है ना। तो हमने सबसे पहले क्या किया, आयोटा की पूर्णांक गाते, आयोटा की पूर्णांक गाते, यानी कि इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा, जो आयोटा है उसकी पूर्णांक घातों के बारे में अपन बात करेंगे। ये तभी आएगा जब वीडियो को बार बार में आप पॉज कर लेना, अगर नहीं समझ में आए तो रुक रुक के आराम से दोबारा इसको देखना, जब क्लियर हो जाए तभी यहाँ पे आना। तो अगर नहीं है तो वीडियो को दोबारा पीछे रिवर्स करें और आप सीखें काल्पनिक संख्या क्या होती है, वास्तविक क्या होती है, इमेजिनरी क्या होती है, रियल क्या होती है। आयोटा क्या होता है, किसने दिया था, आइलर ने दिया था, बात क्लियर है क्या, उसने क्या बोला था, अंडर रूट माइनस 1 को आयोटा उसने बोला था। तो ये बातें क्लियर होनी चाहिए, फिर आप इसकी बात करेंगे, है ना। तो आयोटा की पूर्णांक घातों के बारे में मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, देखो आयोटा की वैल्यू आइलर ने क्या बताई थी, -1, क्या बताई थी, -1 बताई थी। अंडर रूट -1 को उसने क्या बोला था, आयोटा। मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर लूं, देखो पूर्णांक आते हैं, यानी इसकी इंटीग्रल पावर का मतलब आयोटा की पावर 1। अब मैं आयोटा की पावर 2 ले लूं, दोनों साइड आयोटा की पावर क्या ले लूं, 2। बात क्लियर है क्या, तो आयोटा की स्क्वायर, इधर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, -1, ठीक है। अब मैं पावर कितनी ले लूं, 3 पावर ले लूं, कितनी पावर ले लूं, 3। तो आयोटा की पावर 3 कितनी होगी, देखो भी ध्यान दो, इसको एक और आयोटा से अपन इंटू कर देते हैं बोथ साइड में। आयोटा की क्यूब को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा। अरे देखो घात 2 और 1 कितनी होगी, 3 ही तो गई। अच्छा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहां से रखो, -1 रख दी मैंने, -1 को आयोटा से इंटू करो, माइनस आयोटा। अरे बात क्लियर है क्या, तो आयोटा की क्यूब की वैल्यू आपके पास में है, आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू आपके पास में है, आयोटा की पावर 1 की वैल्यू आपके पास में है। अब आयोटा की पावर हमारे पास में आती है 4। बात क्लियर है क्या, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा स्क्वायर। अच्छा आयोटा स्क्वायर क्या होती है, -1 कहां से, यहां से, यस और नो बोलो। इसकी वैल्यू भी -1 एंड -1 इनटू -1 क्या हो जाएगा, +1। अच्छा आयोटा की पावर 4 की वैल्यू भी आपके पास आ गई। तो एक बार थोड़ा सा यहीं पे रुको,
अब आपने क्या देखा, आइटा की पावर 1 की वैल्यू आपके पास में क्या होगी, बोलो आइटा की पावर 1 की वैल्यू आपके पास में होगी √-1। आइटा की पावर 2 की वैल्यू आपके पास में क्या होगी -1। और आइटा की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी माइनस आइटा। और आइटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी आपके पास में 1। अच्छा, तो आपने 1 2 3 4 तो लगातार सीख ली। अब मैं आपको एक बढ़िया सी बात बताऊं, इससे ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इधर ही रिवर्स होती रहेंगी, घूम के यही वैल्यूज दोबारा आएंगी। बात क्लियर क्या? ठीक है, तो आइटा के पावर 1 की, आइटा स्क्वायर की, आइटा क्यूब की, आइटा 4 की, आपके फिंगर टिप पे वैल्यू याद होनी चाहिए। किस पे? फिंगर टिप पे। आइटा √-1, आइटा स्क्वायर -1, आइटा क्यूब माइनस आइटा, आइटा की पावर 4 1। अच्छा, इसमें देखने लायक बात आपने क्या देखी, देखो भाई ये अंडर रूट में -1 है, अंडर रूट में -1 है मतलब ये काल्पनिक संख्या है, यानी कि इसका अस्तित्व नहीं है। आइटा आपने अंडर रूट -1 लिखा, लेकिन आइटा स्क्वायर का मान क्या है -1, जो कि एक वास्तविक संख्या है, एग्जिस्ट है। इसका सॉल्यूशन तो एक तो ये काम किया आइटा स्क्वायर -1। बात क्लियर है क्या? आइटा क्यूब दोबारा किसकी फॉर्म में आ गई, दोबारा आइटा की फॉर्म में आ गई, मतलब दोबारा काल्पनिक संख्या आ गई, इमेजिनरी नंबर आ गया। लेकिन आइटा की पावर 4 क्या आई है, +1, यानी कि पहली पॉजिटिव वैल्यू आइटा की पावर 4 लेंगे तब मिलेगी। तो पहली पॉजिटिव वैल्यू कब मिलेगी, आइटा की पावर 4 लेंगे तब आपको पॉजिटिव वैल्यू कब मिलेगी, जब आइटा की पावर 4 लेंगे। बात क्लियर है क्या? ठीक है। अब मेरे को बच्चे बोलेंगे सर आइटा की 1 2 3 4 तो आपने बोला डायरेक्ट आपको फिंगर टिप पे याद रखनी है। मैंने ये भी सिखाया है कि आइटा की वैल्यू √-1 आई कहां से, मैं आपको लेके गया था, वीडियो को आप पीछे करके देखोगे √-1 क्यों लिखा, आई कहां से। बात क्लियर है क्या? अब बच्चे बोलेंगे सर ठीक है, आइटा की पावर 1 स्क्वायर क्यूब 4 तक तो याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इससे बड़ी पावर आ जाती है तो कैसे सोल्व करते हैं। तो देखो इसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ, ज्यादा पावर आ जाती है तो कैसे सोल्व करते हैं। देखो भाई ये बात तो आपके क्लियर होनी चाहिए, कौन सी, देखो मैं दोबारा लिख देता हूँ, आइटा की वैल्यू √-1, आइटा स्क्वायर की -1 एंड आइटा की क्यूब की माइनस आइटा, आइटा की पावर 4 की 1। इतनी बात क्लियर है, काम चल जाएगा। अब किसी बच्चे ने मेरे को बोल दिया सर आइटा की पावर 101 का मान क्या होगा, बोलो आइटा की पावर 101 का मान। बात क्लियर है क्या? तो सर 101 तक तो देखते देखते पूरे हो जाएंगे, कहां तक बैठेंगे। तो मैंने इसके अंदर उनको क्या कहा, अरे यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करो तुम, आइटा की पावर 4 है, 1 मिनट देखो तुम पहले इधर आओ, पहले थोड़ा सा आइटा की पावर मेरे को एक बात तो 8 है, आप इसको क्या लिख सकते हो, आइटा की पावर 4 इंटू आइटा की पावर 4 लिख सकते हो क्या, 4 4 8 नहीं लिख सकते हो क्या। और आइटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 इंटू 1 यानी कि 1 आंसर आया। अरे बात क्लियर है क्या? तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, आइटा की पावर 8। अच्छा आइटा की पावर 9 थी तो इसको आप क्या लिखते, आइटा की 4, आइटा की 4, आइटा की 1, 4 4 8 और 1 9। आप बोलते सर आइटा की पावर 4 का मान 1, आइटा की पावर 4 का मान 1, आइटा की पावर 1 का मान √-1। लेकिन कंपटीशन एग्जाम में √-1 नहीं लिखेंगे, आइटा की पावर 1 को आइटा ही पढ़ा रहने देंगे। आइटा की पावर 1 के अलावा कुछ और आ जाएगी तब आप वैल्यू लिखोगे। आइटा की पावर 1 की जगह √-1 नहीं मिलेगा, आप वहां पे लिखना भी नहीं है, उसकी जगह आइटा ही पढ़ा रहने दो। तो जो आइटा की पावर 1 थी उसको आपने आइटा ही पढ़ा रहने दिया। अच्छा तो आइटा की पावर 9 की वैल्यू क्या आ गई, आइटा ही आ गई। बात क्लियर है क्या? ठीक है। तो आपने क्या देखा, यानी कि अगर पावर को 4 4 में डिवाइड करके 4 4 में तोड़ दें तो बड़ी से बड़ी पावर का सॉल्यूशन भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो देखो भैया क्लियर करो, आइटा की पावर 101 है, आप इसके अंदर क्या करो, 4 का भाग दो, इसके अंदर किसका भाग दो, 4 का भाग। ठीक है, तो मैं ऐसे कह सकता हूं क्या, आइटा की पावर 4 इंटू 25, भैया कैसे कह सकते हो, आइटा की पावर 100 इंटू आइटा की पावर 1, 101 हो गई। अब मैंने इसके अंदर क्या किया, आइटा की पावर 4 की और पावर 25 लिख ली इसको, इनटू आइटा 1, देखो 25 चौक 100 हो गया दोबारा। अरे बात क्लियर है क्या? अच्छा आइटा की पावर 4 1 और 1 की पावर कितनी भी कर लो 1 ही रहेगा, इनटू में आइटा, तो क्या आंसर आया, आइटा ही आया। बात क्लियर है क्या? तो मैं आपको शॉर्ट में एक बात बता देता हूं कि बड़ी पावर को कैसे सोल्व करेंगे। अभी और भी बड़ी पावर आ गई, आपको बोल दिया सर आइटा की पावर 786 का मान क्या होगा, आइटा की पावर 786 का मान है ना, तो बार बार में ऐसे करके देखोगे तो दिक्कत आएगी। मैं इसमें थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करता हूं। अरे आइटा की पावर m का मान, ये याद रख लेना भाई, आइटा की पावर m का मान क्या होगा, आइटा की पावर m का मान आइटा की पावर r होगा, यानी कि आइटा की पावर का मान आइटा की पावर में ही आएगा। अब आप बोलोगे सर m तो आपको गिवन दे रखी है, जैसे आइटा की पावर 786 तो गिवन है, तो सर r है क्या, तो r एक्चुअल में शेषफल है। r क्या है, शेषफल। तो सर शेषफल कब, जब m में 4 का भाग देने पर, m में 4 का भाग देने पर बचा शेषफल
बचा शेषफल क्या कहलाएगा, आर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आर कहलाएगा। तो आर क्या होगा, m में 4 का भाग देने पर बचा शेषफल। तो तुम जो भी घात होती है उसमें 4 का भाग दे दो, बचा हुआ जो शेषफल है वो पावर में लगा देना। बात क्लियर है, ये बात क्लियर है क्या, ठीक है। तो आयता की पावर 786 है, क्यों, तो मैंने क्या किया, 786 में 4 का भाग दिया, ठीक है। तो आयता की पावर 786 को ऐसे लिख दूं क्या, देखो 4 का भाग दो, इसके अंदर कितनी बार जाएगा, देखो इसके अंदर 2 बचेगा, कितना शेषफल बचेगा, 2 शेषफल बचेगा इसके अंदर। आयता की पावर 786 में 4 का भाग देंगे, 2 शेषफल। तो आयता की पावर 786 का मान क्या आया, आयता स्क्वायर। उसे स्क्वायर कैसे लिख दिया, इसके बराबर बिल्कुल है। और मैंने क्या सिखाया यहाँ पर, m से r हो जाता है, m से r हो जाता है। r क्या है, m में 4 का भाग देने पर बचा शेषफल। तो 786 में 4 का भाग दिया, 2 बचा। अब आयता स्क्वायर का मान क्या है, बोलो यहाँ से, आयता स्क्वायर का मान -1। तो आपने मेरे को क्या बता दिया, आयता की पावर 786 का फाइनल आंसर क्या आया है, -1 आया है। अब मैं आपको इसके थोड़े से और सीरीज बताता हूँ, ठीक है। देखो वीडियो के साथ बने रहे, अरे बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से क्लियर है। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर तो बहुत इतना इजी पढ़ा रहे हैं तो हमको आता ही है। तो भाई आप थोड़ा सा धैर्य रखें, सारे आपके जैसे विद्वान नहीं है, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको बिल्कुल मान लो 11th के अंदर अभी तक उन्होंने पढ़ाई नहीं है, स्कूल की छुट्टियां वगैरह होंगी, ताजा जिन्होंने 10th पास करी है। और एक बार जिनको ज्यादा आता है तो उनसे मेरा एक बार ये निवेदन है, आता है तो भी दोबारा पढ़ो, है ना। देखो भाई अब इसके बाद में वीडियो के साथ बने रहे, आप ऐसी बात नहीं है मैं आपको बोल दूंगा, आपको ट्रिक मिलेंगे। न्यू क्रिश डिफेंस एकेडमी की फैकल्टीज आपको यहाँ पढ़ा रही है, तो आपको ऐसे मान लो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आपको मिलेगा, ऐसे नहीं है, वरना हम करते ही नहीं। क्लियर है क्या बात, देखो तो भाई। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, देखो चलो आज की एक ट्रिक मैं तुम्हारे लिए फेंकता हूँ, फेंकता तो क्या हूँ, आराम से देता हूँ तुमको। देखो तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, आयता की पावर 101 प्लस आयता की पावर, चलो 101 तो जुआनी सी हो जाएगी, मैं 100 से कर देता हूँ। तो आयता की पावर 100, 101, 102, आयता की पावर 103 का मान मैंने बोल दिया। बोलो सर इसको सोल्व करेंगे तो 45 सेकंड के अंदर, 45 सेकंड के अंदर तो जवाब आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा सर, सब में 4-4 का भाग देके देखेंगे पूरे हो जाएंगे। अरे तो रुको 1 मिनट रुको, ठीक है। कई बच्चों ने तो आंसर बता दिया होगा अगर जिनका पढ़ा हुआ है। तो यहाँ थोड़ी सी मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। आप इसके अंदर क्या करो कि आयता की पावर 100 कॉमन लो, आयता की पावर 100 क्या लो, कॉमन लो। तो देखो 100 तो कॉमन लिया, क्या बच गया, 1 बच गया क्या, ठीक है। यहाँ 100 तो कॉमन लिया, आयता की पावर 1 बच गई, ठीक है। यहाँ 100 तो कॉमन लिया, आयता की पावर क्या बच गई, 2 बच गई। यहाँ आयता की पावर 3 बच गई। अब बोलेंगे सर ट्रिक से कि इसका आंसर 0 हो ही जाता। अरे तो रुको मेरे को पता, आपको बताऊंगा 0 आंसर आएगा कैसे आएगा, ठीक है। आयता की पावर 100 आपने ले ली, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो एक बार आप। ये 1 है, आयता की पावर 1 में पढ़ा रहने दो, क्यों, क्योंकि आयता की वैल्यू अपन √-1 मत रखना। अच्छा आयता स्क्वायर क्या रख दूं मैं, -1। अच्छा आयता की क्यूब क्या रख दूं, आयता की क्यूब, बोलो आयता की क्यूब माइनस आयता। अरे तो आपको क्या मिल गया, आपने आयता स्क्वायर की वैल्यू -1, आयता क्यूब की वैल्यू माइनस आयता प्लस आयता से -1 + 1 से, तो आपको अंदर क्या मिला, 0। और किसी भी रियल नंबर को 0 से इंटू, इसको देखो भी, किसी भी संख्या को 0 से इंटू करेंगे क्या आंसर आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बात क्लियर है क्या, ठीक है। ये तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को ट्रिक से कराता हूँ, बात क्लियर है। तो इसके अंदर आप क्या सीखो, आयता की 4 लगातार मतलब बीच में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। आयता की 4 लगातार पूर्णांक घातों का योगफल 0 होगा हमेशा। आयता की 4 लगातार पूर्णांक घातों का योगफल 0 होगा। अरे मैंने प्रूव किया, बेसिक से बताया, देखो 100, 101, 102, 103 4 लगातार है कि नहीं है, तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन को देखते होता तो 0 आंसर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आयता की 4 लगातार पूर्णांक घात है, इसलिए क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों आएगा, ये रहा रीजन तुम्हारे सामने। आपने आयता की पावर 100 को मिली काटा है, तो आपने बेसिक से क्या है, ये जो बेसिक है इसी को ट्रिक बना देंगे। तो बात क्लियर क्या, मैं थोड़ा सा आपको और क्वेश्चन देता हूं, सर्कल चेंज करके। देखो जैसे आयता की पावर n, आयता की पावर n + 1, आयता की पावर n + 2, आयता की पावर n + 3। अरे n के बाद में क्या आएगा, n + 1, n + 1 के बाद में क्या आएगा, n + 2, +2 के बाद में क्या आएगा, +3। तो आप देखो लगातार 4 होगी क्या, तो आयता की लगातार 4 घात होगी, तो इसका मान भी क्या आएगा, इसका मान भी 0 आएगा। क्यों आएगा, आयता की पावर n कॉमन ले लो, n तो कॉमन ले ली, क्या बची 1, n कॉमन ले ली, क्या बची आयता की पावर, देखो आयता की पावर n ही कॉमन ले लिया, 1 बचेगा। n + 1 में से n कॉमन ले लिया, आयता की पावर 1 बचेगी। n + 2 में से आपने n कॉमन ले रखा है, 2 बचेगी।
n कॉमन ले रखा है, 3 बचेंगी, ठीक है। 1 पढ़ा रहने दो, आयोटा पढ़ा रहने दो, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बोलो, आयोटा स्क्वायर की -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू बोलो माइनस आयोटा प्लस आयोटा से -1 प्लस 1 से आयोटा की पावर n इंटू 0, क्या आंसर बचा भाई 0 बचा। बात क्लियर है क्या? लेकिन आप डायरेक्ट इसको बता सकते हो, बात क्लियर है क्या, कि लगातार 4 पद आ जाए ना, कि आयोटा की 4 लगातार पूर्णांक घातों का योग, घातों का नहीं वो पद होते हैं 4 लगातार पदों का, 4 लगातार पदों का योग 0 होगा, ठीक है। तो ये ट्रिक आप यूज करोगे अभी क्वेश्चन के अंदर, मैं आपको और बताता हूँ। देखो भाई बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास में, देखो भाई बार बार में रिपीट होता है, इसको आप करिए कि आपको देखा है सिग्मा, सिग्मा का मतलब क्या होता है योगफल। मैंने बोला कि n बराबर 1 से 13 आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आयोटा के क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, है ना। आयोटा की पावर n बराबर 1 to 13 आयोटा की पावर n प्लस आयोटा टू दी पावर n प्लस 1 का मान क्या होगा। देखो भाई अभी मैंने बताया कि 4 लगातार पद आ जाएंगे तो उनका मान क्या होगा 0 होगा। पहले बेसिक से देखो इसको, बेसिक से, है ना। तो बेसिक से देखो फिर आपको ट्रिक से बताएंगे। आप सिग्मा का मान, इसमें आयोटा की पावर n कॉमन ले लो, आयोटा की पावर n क्या ले लो कॉमन ले लो, n बराबर 1 to 13 आयोटा की पावर n आपने कॉमन ले ली, तो इधर क्या बचा 1 प्लस आयोटा बचा। अरे बात क्लियर है क्या, आयोटा की पावर n कॉमन ले ली तो इधर क्या बचा 1, इधर क्या बचा आयोटा की पावर n तो कॉमन ले ली, आयोटा की पावर 1 बची। बात क्लियर है क्या। अब जो सिग्मा है, अरे ये जो सिग्मा है इसका मतलब क्या होता है प्लस लगाते जाओ प्लस लगाते जाओ प्लस लगाते जाओ, लेकिन ये सिग्मा किस पर ऑपरेट है, किस पर लगा हुआ है n पर, और इसमें तो n है ही नहीं, तो ये कहां ले लें बाहर ले लें। तो 1 प्लस आयोटा सिग्मा से बाहर ले लिया। अरे क्यों ले लिया सिग्मा से बाहर, क्यों ले लिया सिग्मा से बाहर, क्योंकि इसके अंदर n नहीं है, तो 1 प्लस आयोटा तो आप पढ़ा रहने दो। अब देखो ये क्या है सिग्मा, सिग्मा का मतलब 1 से लेके 13 तक, गाते कहां से कहां तक लगाओ 1 से लेके 13 तक। तो पहले n का मान क्या रखो 1, तो आयोटा की पावर 1, फिर क्या रखो 2, फिर क्या रखो 3, फिर क्या रखो 4, ऐसे करते करते आयोटा की पावर 12 और आयोटा की पावर 13। जो बच्चे 11th में अभी 10th के एग्जाम के 11th नहीं क्लियर किया है, उनको ज्यादा पता नहीं है सिग्मा का, तो उनके लिए एक बार फिर से दोबारा से मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा। पहले देखो यहाँ पे सिग्मा मैंने डायरेक्ट बता दिया है कि आपने 1 प्लस आयोटा बाहर ले लिया, आयोटा की पावर n बची, इस पे क्या लगाना है सिग्मा, कौन सी मां सिग्मा। तो n बराबर 1 टू क्या रखना है, n बराबर 1 to 13 पुट करना है। तो मैंने n बराबर 1 रखा, आयोटा की घात 1 पावर 1, फिर सिग्मा का मतलब प्लस, पावर 2 सिग्मा का मतलब प्लस, पावर 3 सिग्मा का मतलब प्लस, ऐसे 12 13 तक। कहां तक 13, क्योंकि कहां तक लिखना है 13 तक। अब ये क्या हो गया 1 प्लस आयोटा हो गया, ये तो पहले से पढ़ा है बचपन से। अब मैंने क्या कहा था आयोटा की लगातार 4 पद आ जाएंगे, 4 पद, अगर उनकी घातें लगातार हैं तो उनका मान क्या होता है 0। तो आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे देखो लगातार 4 है तो 0, लगातार 4 है तो 0। तो 1 से लेके 4 तक 0, 5 से लेके 8 तक 0 और 9 से लेके 12 तक 0, 1 से लेके 4 तक 0, 5 से लेके 8 तक 0 और आयोटा की पावर 9 से लेके आयोटा की पावर 12 तक 4 टर्म आएंगे 0। बचा कौन, बचा आयोटा की पावर 13। कौन बचा, आयोटा की पावर 13 बचा। 1 प्लस आयोटा, आयोटा की पावर 13 बचा, ये तो 0 हो गया। बात क्लियर क्या। अब मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आयोटा की पावर n का मान क्या होता है, था आयोटा की पावर 8, इसमें 4 का भाग दे दो, किसका भाग दे दो 4 का, तो 13 में 4 का भाग दिया, क्या रिमाइंडर बचा 1, 13 में 4 का भाग देने पर क्या शेष बचता है 1 बचता है। तो आयोटा की पावर 13 को क्या लिख सकते हैं आयोटा लिख सकते हैं। तो आयोटा की पावर 13 को क्या लिख दूं मैं आयोटा लिख दूं। बात क्लियर है क्या। आयोटा को अंदर इंटू करो भैया, आयोटा को अंदर इंटू करो, आयोटा को 1 से आयोटा, आयोटा को आयोटा से आयोटा स्क्वायर। बात क्लियर है क्या, बोलो इधर ले देता हूं मैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो क्या आंसर आया है आयोटा -1 आया है। तो इस सवाल का जो जवाब है वो क्या होगा, इस सवाल का जवाब होगा आयोटा -1। ये जेई वगैरह में भी आ चुका है, एयरफोर्स में
भी 2 बार आ चुका है, एनडी में भी रिपीट होता रहता है, हर साल कोई ना कोई एग्जाम में जरूर रिपीट होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है क्योंकि मैंने लिख रखा है, बेसिक से आपको मैंने ये बताया है, शॉर्ट में भी इसको पढ़ेंगे। तो इस चीज को क्लियर करो आप कि आईटा की पावर 13 क्यों बची, बाकी 0 क्यों हो गई। वीडियो को पॉज करें, थोड़ा पीछे जाए, दोबारा इस चीज को पढ़ें। आईटा की पावर 13 की जगह आईटा की पावर 1 क्यों रख दी, क्यों रख दी? क्योंकि आईटा की पावर जो ज्यादा पावर हो जाती है उनको सोल्व करने का तरीका मैंने आपको सिखा रखा है। बात क्लियर है क्या? ठीक है। आईटा की पावर 1 क्यों लिख दी, इसका रीजन है आईटा की पावर 1 को अंदर इंटू कर दिया, आईटा पढ़ा रहे दिया, आईटा स्क्वायर की वैल्यू -1, फाइनल में हमें आंसर मिल गया। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में अगली बात अपन पढ़ेंगे।